आप सभी को नमस्कार। मैं अतुल कुमार तिवारी अनन्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपकी हिंदी की क्लास हम पढ़ाएंगे। टेट, सुपर टेट, सीटेट जो भी आप पढ़ेंगे पूरा पाठ्यक्रम पूरा समुचित रूप से सही तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो पहली क्लास रहेगी आपकी, पहली क्लास आपकी वर्णमाला रहेगी। वर्णमाला। वर्णमाला से पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी है, थोड़ा सा समझिए। आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? प्रश्न यहीं से बनाता है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जैसे आप पढ़ेंगे वर्ण, शब्द, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उपसर्ग, जितनी भी चीजें हैं, रस, छंद, अलंकार, भाषा, बोली, उपभाषा, सब चीजें पढ़ाई जाएगी। लेकिन जो सबसे बेसिक नीड होती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हिंदी समझने के लिए, व्याकरण समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी वर्णमाला। क्योंकि वर्णमाला से अगर आप टेट का एग्जाम देंगे तो 2 से 3 प्रश्न हर बार टेट में वर्णमाला से पूछे गए हैं। और संधि से भी 3 से 4 प्रश्न, 2, 3, 4 इस तरीके से संधि से भी प्रश्न पूछता है। तो पूरा विस्तृत में पढ़ाया जाएगा, एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जैसा वीडियो लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगले दिन उससे और अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। चलिए हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ। तो पाठ्यक्रम पहले आप जानेंगे हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। एक प्रश्न आपका क्लियर हुआ। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। पूछ लेता है हिंदी की उत्पत्ति। तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत को कहने का मतलब वैदिक लौकिक, जो वैदिक और लौकिक दो में बटे हुए थे। ये सब चीजें जब हम भाषा, बोली, विभाषा पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे आपको। तो संस्कृत को पहले देववाणी कहा जाता था। तो संस्कृत की उत्पत्ति किससे हुई? हिंदी से। हिंदी को क्या बोला जाता है? किस भाषा का शब्द? हिंदी को फारसी भाषा का शब्द बोला जाता है। और हिंदी का विकास पूछ ले किससे हुआ? हिंदी का विकास, देखिए 3 प्रश्न हिंदी बना रही है। हिंदी का विकास किससे हुआ? तो हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी से लेके 3 प्रश्न बने हैं आपके। हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत से। हिंदी की आदिमाता, आदि जननी संस्कृत। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का विकास किससे हुआ? तो हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से। क्योंकि इसका क्रम चलता है हिंदी, हिंदी, संस्कृत, क्रम चलेगा आपका इस तरीके से ना। संस्कृत बोलेंगे, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, तब आपकी प्रारंभिक हिंदी आ जाती है। इसके पहले भी थोड़ा सा आपको ये जानना है, इसके पहले थोड़ा सा आपको ये जानना है कि लिपि जो हमारी है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि पूछ लेता है हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता, सिर्फ इतना ही पूछता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि लिखी कैसे जाती है? अब देखिए प्रश्न ये बना, देवनागरी लिपि लिखी कैसे जाती है? तो बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। कहने का मतलब जैसे हम आप लिख रहे हैं उसी तरीके से देवनागरी लिपि लिखी जाती है। यानी बाएं से दाएं की, बाएं से दाएं की ओर। अब समझना यह है कि देवनागरी लिपि की विशेषता एक ये हुई कि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। दूसरी इसकी क्या हुई? हर एक वर्ण के ऊपर क्या होता है? शिरोरेखा। शिरोरेखा जिसे आप बोलते हैं क्षैतिज रेखा, जिसे आप बोलते हैं क्षैतिज रेखा। जैसे क लिखेंगे तो क के ऊपर एक रेखा खींच देंगे, ख लिखेंगे ख के ऊपर एक रेखा खींच देंगे, ग लिखेंगे
ग के ऊपर एक रेखा खींच देंगे, यानी ये अपने हर एक वर्ण को बांध कर रखती है, इसीलिए इसकी क्या है, ये वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह, एक चिन्ह के लिए एक ध्वनि, ये लिपि की विशेषता है। लिपि की विशेषता देखिए, जो आपके ये वर्ण है क ख ग ज फ, क ख ग ज फ, कहने का मतलब इन्हीं में नुक्ता लगा दीजिए, इन्हीं में नुक्ता लगा दीजिए। तो ये कहाँ के कहे जाएंगे, ये अरबी फारसी के कहे जाएंगे। इन्हें सर्वप्रथम किसने कहा अरबी फारसी का, तो राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इन्हें क्या कहा कि ये अरबी फारसी के व्यंजन हैं। लेकिन देवनागरी लिपि ने क्या किया, इन्हें एडॉप्ट कर लिया, यानी लिपि के क्या है, ये लचीलापन, भाषा वही है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहे। लेकिन लिपि से आपसे ढेर सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लिपि से सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका क्या कहते हैं कि हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति या विकास कुछ भी पूछे तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि निकली है। देवनागरी लिपि को संविधान में राजलिपि, प्रधान लिपि, सर्वश्रेष्ठ लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि से इतना ही महत्व है, आपका मतलब है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा आपको यह जानना है कि भाषा का मतलब क्या होता है। भाषा, थोड़ा सा आपको यह जानना है कि भाषा का मतलब, भाषा का मतलब क्या होता है। भाषा, भाषा संस्कृत की भाष नामक धातु से, संस्कृत की भाष नामक धातु से इसका उत्पत्ति माना जाता है। यानी भाष नामक धातु का मतलब क्या हुआ, बोलना, यानी विचारों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना। कहने का मतलब जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से, परिभाषा बना लीजिए इसकी, जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से दो व्यक्ति आपस में विचार विनिमय करते हैं, उन्हें भाषा कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। कहने का मतलब जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से दो व्यक्ति आपस में विचार विनिमय करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है, उसे भाषा कहा जाता है। कहने का मतलब दो व्यक्ति आपस में मिले, वही क्या कहलाई, विचारों को प्रकट करे। कहने का मतलब यह हुआ कि दो व्यक्तियों के बीच में जो मिलवाने का साधन है, दो व्यक्तियों के बीच में जो मिलवाने का साधन है, वही क्या कहलाती है, वही भाषा कहलाती है। तो सबसे पहले भाषा का विकास हुआ, भाषा के बाद भाषा को सही तरीका देने के लिए, लिखने के लिए लिपि का विकास हुआ, और अपनी लिपि क्या कहलाई, अपनी लिपि देवनागरी लिपि कहलाई। हम इसमें ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहे क्योंकि इसका वीडियो आपको अगले पैटर्न पे, अगले टाइप पे मिलेगा, जब भाषा बोली उपभाषा पढ़ाएंगे। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी वर्णमाला की तरफ, जो बेसिक नीड है व्याकरण समझने के लिए। जो पहली आपकी क्लास रहेगी वर्णमाला की रहेगी, वर्ण बोध रहेगा। तो जो पहली क्लास आपकी रहेगी वर्णमाला, वर्णमाला
इतना ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा वीडियो सही से देखना है। जो पढ़ाया जाएगा वही पेपर में आएगा, एकदम सेम वही लाइन आएगी आपके टेट सुपर टेट में, लाइन बाहर नहीं जाएगा। अगर 30 प्रश्न आपके आते हैं तो उसमें से 20 प्रश्न हिंदी के सेम लाइन वही पूछे जाएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा। ये आप खुद ही जब पढ़ के जाएंगे पेपर देने तो खुद आप देखेंगे। वर्णमाला कहने का मतलब यही से प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न यहां से बनेगा वर्ण, क्योंकि जो आपकी भाषा है, भाषा के दो रूप हो जाते हैं, एक आपका हो जाता है लिखित और एक आपका हो जाता है मौखिक, और इसी में आपका एक हो जाता है सांकेतिक। तो सांकेतिक से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब जो आप लिखकर व्यक्त करते हैं, किसी को लिखकर बताते हैं तो लिखित कहलाया। लिखित में आपका क्या आया? वर्ण। जिस चीजों को आप बोलकर बताते हैं वो क्या कहलाया? मौखिक। तो मौखिक में आपका क्या आया? ध्वनि। सांकेतिक का मतलब क्या हुआ? जिस भाषा को आप संकेतों के माध्यम से बताएं, जिस भाषा को आप संकेतों के माध्यम से बताएं वो आपका क्या कहलाएगा? सांकेतिक भाषा कहलाएगा। एक दोहा आप बिहारी का सुने होंगे, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन से सौ सौ बात। कहने का मतलब कि कोई सभा ऐसी सभा है, शोक टाइप की कोई सभा है कि जहां सब लोग उपस्थित हैं और नायक और नायिका क्या कहते हैं कि आपस में नयनों से बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हुई? सांकेतिक भाषा। कहने का मतलब जो संकेतों के द्वारा, बिहारी का दोहा है बहुत ही प्रसिद्ध है, संकेतों के द्वारा जो व्यक्त हो वही क्या कहलाती है? आपकी सांकेतिक भाषा। तो यानी लिखित आपको जानना है, लिखित क्या है? वर्ण। मौखिक क्या है? ध्वनि। लिखित क्या है? वर्ण। मौखिक क्या है? ध्वनि। ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। हाँ चलिए, अब आप वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में सबसे पहले ये जानना है कि वर्ण के बारे में समझना है। सबसे पहले वर्ण के बारे में समझना है। वर्ण के बारे में क्या समझेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। देखिए आपके दो प्रश्न बने यहां से, एक आपको क्या मिला? ध्वनि, और एक आपको क्या मिला? वर्ण। दो प्रश्न बन रहे हैं कि ध्वनि आप किसे कहेंगे, वर्ण किसे कहेंगे। तो समझने का प्रयास अब आपको यह करना है कि अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको यही बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि है। अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तब वर्ण लगाना है। लेकिन यही पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अब यहीं से प्रश्न आपका चालू होता है, समझने का प्रयास करिए। यहीं से पूछता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी
लिखित इकाई। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो लिखित इकाई बराबर वर्ण। यहीं पे पूछा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई या उच्चरित इकाई, तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि। कहने का मतलब सबसे पहले ध्वनि आई, ध्वनि के बाद वर्ण आए, क्योंकि सबसे पहले आप बोलेंगे फिर उसे लिखेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। लेकिन लिखित इकाई बोल दे तब आपको तुरंत वर्ण बताना है। अगर आपसे लिखित इकाई बोल दे तो तुरंत आपको वर्ण बताना है। अगर मौखिक इकाई बोल रहा है तो आपको ध्वनि बताना है। अगर लिखित इकाई बोल रहा है तो आपको क्या बताना है? वर्ण बताना है। अब देखिए मौखिक में उच्चरित भी बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, छोटी इकाई जो भी पूछे ध्वनि बताना है। ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण बताना है। ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण बताना है। चलिए, इसमें दो प्रश्न आपके क्लियर हुए। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है, अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है वर्णमाला में, अभी आपने वर्ण के बारे में जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये वर्ण की परिभाषा हुई। अब वर्णमाला में आपसे पूछेगा कि माला क्या है, तो कुछ भी नहीं बोलना है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप क लिखेंगे, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद अंग। ये नहीं करना है कि क के बाद आप ग लिख दीजिए फिर ख लिख दिए। उनका जो क्रम है, जैसे आप माला पहनते हैं तो जो उसमें लड़ी लगी रहती है, जो गुड़िया लगी रहती है, तो उसका एक क्रम होता है। तो वही क्रम यहाँ भी है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की परिभाषा हुई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अभी दो प्रश्न यही रखना है आपको बस, लिखित इकाई वर्ण, मौखिक इकाई ध्वनि। इसके बाद आप तुरंत आएंगे वर्ण के भेद। पूछेगा वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के दो भेद हैं। दो भेद, पहला आप क्या बताएंगे? पहला आप स्वर बताएंगे, दूसरा आप क्या बताएंगे? व्यंजन। पहला आप बताएंगे स्वर, दूसरा बताएंगे व्यंजन। एक दूसरी परिभाषा वर्ण की यहीं से निकल कर आ गई। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये भी परिभाषा अच्छी है। इसके बाद ये भी बोल सकते हैं स्वर और व्यंजन का, स्वर और व्यंजन का सम्मिलित रूप ही क्या कहा जाएगा? स्वर और व्यंजन का सम्मिलित रूप वर्ण कहा जाएगा। स्वर और व्यंजन का सम्मिलित रूप वर्ण कहा जाएगा। ये एक परिभाषा और बन गई। तो पहले आप स्वर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्वर की परिभाषा ये होती है, कहने का मतलब स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन स्वरों के अधीन होता है। यानी कहने का मतलब परतंत्र होता है। स्वरों की सत्ता स्वतंत्र है, व्यंजन परतंत्र है। स्वयमेव राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं उच्चरित हो उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन, व्यंजन में आप क्या बोलेंगे? परेण राजन्ते इति व्यंजना, जो दूसरे की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहा जाएगा। दूसरे की सहायता से अर्थात जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। स्वर की परिभाषा आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। स्वर का मतलब ये होगा
जो स्वयं उच्चरित हो उन्हें स्वर कहा जाता है। अर्थात जिनको बोलते समय कोई विघ्न या बाधा ना हो, जिनको बोलते समय कोई विघ्न या बाधा न हो उसे स्वर कहा जाता है। अर्थात जिनको बोलते समय कोई गति का अवरोध न हो, कोई रुकावट न हो, उन्हें स्वर कहा जाता है। और व्यंजन की परिभाषा क्या बनाएंगे? जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हम बोल के इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि लिखेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा। 30 मिनट के वीडियो में, 40 मिनट के वीडियो में चीजें आपको ज्यादा मिले, क्योंकि आप पढ़ते जाइए, नहीं कि 1 घंटे का वीडियो देख लिए उसमें कुछ मिला भी नहीं। तो कहने का मतलब जो स्वयं उच्चरित हो वो स्वर है। अब देखिए समझिए, जैसे आप लिखे क आपका क्या कहलाया? व्यंजन। लेकिन जैसे आपने लिखा अस्वर, अब समझिए कैसे। अब आप अ बोल रहे हैं, जब तक आप बोलेंगे अ की ही साउंड निकलेगी, अ की ही ध्वनि निकलेगी, अ की ही ध्वनि निकलेगी। बच्चा जब भी पैदा होता है तो सबसे पहले स्वर का उच्चारण करता है, क्योंकि स्वर के उच्चारण में सुविधा होती है। सबसे पहले वो अ इस तरीके से बोलना चालू करता है। तो स्वर अ जब तक बोलेंगे अ ही निकलेगा। लेकिन जैसे ही आपने बोला क के बाद तुरंत अ साउंड आ गया, आपने बोला ख के बाद तुरंत अ साउंड आ गया। इससे ये पता चलता है कि हर एक व्यंजन के बाद पहले आप व्यंजन बोलेंगे, दूसरे बाद स्वर का साउंड आ जाता है। यानी कहने का मतलब व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है, और जो स्वर होता है वो स्वयं बोला जाता है, स्वयं उच्चरित होता है। स्वर को बोलते समय कोई विघ्न या बाधा, कोई अवरोध नहीं होता। ये हुआ स्वर और व्यंजन की परिभाषा। अब चलिए तुरंत यहीं से हम देखते हैं, तुरंत यहीं से आपको यह पता चलेगा कि स्वर के बारे में जानना है। आगे स्वर पढ़ लीजिए, स्वर के बाद आपको व्यंजन के बारे में जानना है। तो जल्दी से हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर पूछेगा स्वर की संख्या कितनी है, चाहे जितना जिधर से घुमा फिरा के पूछे, आपको यही बताना है स्वर की संख्या कितनी है। 11। 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए कहने का मतलब ये हुआ अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके क्या हुए? स्वर हुए। जब आप पढ़ते थे अंग और अह को भी पढ़ते थे, लेकिन अंग और अह अयोग वाह कहे जाते हैं। अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आपके क्या हुए? स्वर हुए। गलती मत ये करिएगा, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप नौकरी के लिए जा रहे हैं। जब सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप टीचर बन जाएंगे प्राइमरी के, जूनियर के, तब वहां बच्चों को सिखाइएगा छोटा अ, बड़ा अ। लेकिन आप बच्चे नहीं है कि आप इस तरीके से पढ़िए कि छोटा अ बोलते समय थोड़ा सा कम आवाज लेंगे, कम साउंड लेंगे, एक मात्रिक यानी एक मात्रा, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी उच्चारण सही तरीके से करना है। आपको पता चले कि दीर्घ बोला जा रहा है या ह्रस्व बोला जा रहा है, आपको पता चले कि दीर्घ बोला जा रहा है कि ह्रस्व, इस तरीके से आपको बोलना। देखिए स्वर की संख्या कितनी है? 11। लेकिन आपसे पूछे मात्रिक स्वर कितने हैं, आपसे पूछे मात्रिक स्वर कितने हैं, तो तुरंत बताइएगा मात्रिक स्वर की संख्या कितनी है? 10। मात्रिक स्वर की संख्या 10। अ की कोई मात्रा नहीं है, अ को इसीलिए उदासीन स्वर भी बोला जाता है। अ की कोई मात्रा नहीं है। जैसे देखिए आ की मात्रा, आ की मात्रा आपकी क्या हुई? आ की मात्रा ये हुई। चलिए हम रखते हैं शब्द को, जैसे आपने क में आ की मात्रा लगाया, का बन गया। क में आपने ई की मात्रा लगाया, की बन गया, यानी ई की मात्रा आपकी ये हुई। क में यही आप ई की मात्रा लगाया, की बन गया। उ की मात्रा कु, फिर इसके बाद आपने उ की मात्रा लगाया तो फिर कु बना। री की मात्रा क्री, ए की मात्रा के, ऐ की मात्रा कै, ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ। यानी कहने का मतलब आ की मात्रा ये हुई, ई की मात्रा आपकी ये हुई, ई की मात्रा ये, इसके बाद उ ये, री का ये, ए का एक पाई,
इसके बाद ऐ में 2 पाई, इसके बाद ओ, इसके बाद आपका क्या हुआ औ, इसके बाद आपका ये बना औ की मात्रा ये रहेगी। इस तरीके से क में आ, क में ई की, यानी मात्रिक स्वर कितने हुए, मात्रिक स्वरों की संख्या पूछी जाए तो मात्रिक स्वर 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहीं पे तुरंत निकल गया। मात्रिक स्वर कितने हैं, मात्रिक स्वर 10 हैं। मात्रिक स्वर कितने हैं, मात्रिक स्वर 10 हैं। अब तुरंत आइए स्वर के भेद में, तुरंत आइए स्वर के भेद में, टाइम नहीं लगाना है। आपसे पूछा जाए कि स्वर के भेद कितने हैं, स्वर 11 है, स्वर 11 है, क्लियर हुआ। मात्रिक स्वर कितने हैं, 10 हैं। मात्रिक स्वर कितने हैं, 10 हैं। स्वर के भेद, स्वर के भेद पहले पढ़िए। स्वर के भेद, स्वर के भेद में कुछ भी नहीं पढ़ना है। स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के 3 भेद हैं, या 3 प्रकार बोल सकते हैं। भेद 3 है, प्रकार 3 है, लेकिन संख्या 11, संख्या 11। कभी संख्या और भेद में समझते रहिए। भेद 3, संख्या 11। पहला आप क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर। पहला आप बोलेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही आप क्या और बोल सकते हैं, लघु स्वर। लघु स्वर को ही आप बोल सकते हैं छोटा स्वर। छोटा स्वर को ही आप बोल सकते हैं मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर को ही आप बोल सकते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। अब देखिए चीजें कितना मिल रही है। ह्रस्व स्वर आपके कौन कौन से हैं, पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर आपका अ ई उ री, अयूर, आपके ये क्या कहलाए, ह्रस्व स्वर कहलाए। इसके बाद आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या इनकी 4 है। दीर्घ स्वर को आप क्या बोल सकते हैं, बड़ा स्वर बोल सकते हैं। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर बोल सकते हैं। बड़ा स्वर के साथ साथ इसे आप, उसे आपने बोला एक मात्रिक स्वर, इसे आप द्विमात्रिक स्वर बोल सकते हैं। द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को आप बड़ा स्वर बोल सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर बोल सकते हैं, दीर्घ स्वर बोल सकते हैं। इसके बाद एक आप पढ़ते हैं ना, इसे आपने बोला लघु, इसे आप बोल सकते हैं गुरु स्वर बोल सकते हैं। गुरु स्वर के बाद आप संधि स्वर भी बोल सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से, आ के बाद आप ई रखेंगे, ई के बाद आप ऊ रखेंगे, ऊ के बाद आप क्या रखेंगे, ऊ के बाद आप ए रखेंगे, ए के बाद आई रखेंगे, आई के बाद ओ रखेंगे, ओ के बाद औ रखेंगे, ओ के बाद औ रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए दीर्घ स्वर बोलिए, चाहे बड़ा स्वर, चाहे द्विमात्रिक स्वर, चाहे गुरु स्वर, चाहे ह्रस्व स्वर बोलिए, चाहे लघु स्वर बोलिए, चाहे छोटा स्वर बोलिए, चाहे मूल स्वर बोलिए, चाहे एक मात्रिक स्वर बोलिए। मूल स्वर इसलिए बोला जाता है, अ से ही आ बनता है, ई से ही ई, ऊ से ऊ, अ ई मिलाकर ए बन जाता है, इसलिए पहले मूल स्वर, इन्हें मेन स्वर बोला जाता है। मूल स्वर ये है। इसी में तीसरा आपका एक आता है प्लुत स्वर। तीसरा आपका आता है ये प्लुत स्वर। ये वैदिक का है, लोग संस्कृत बोल देते हैं, ये संगीतात्मक है। प्लुत ध्वनिया, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का उच्चारण क्या होगा, त्रिमात्रिक होगा। त्रिमात्रिक, प्लुत स्वर का उच्चारण त्रिमात्रिक। जैसे आप लिखते हैं ना, जहां पे 3 की आकृति इस तरीके से बन जाए, ओम, ये आपका क्या कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा। जैसे आपने बोला राम, इसके बाद अवग्रह करके इधर इस तरीके से आपने लिख दिया म, ये यस का चिन्ह लगाया इस तरीके से। कहने का मतलब प्लुत ध्वनियां उन्हें कही जाती है जिनको बोलते समय संप्रसारण हो, आवाजें देर तक गूंजे। जैसे कुएं में कोई चीज गिर गया, आप पहाड़ पे जाके बोल रहे हैं, किसी कमरे में बोल रहे हैं, आवाज झंझनाहट दे रही है। कुछ आप पढ़ रहे हैं कविता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर वहीं पे टिके हैं आप, हरे रामा हरे कृष्णा वहीं पे टिके हैं, कुछ देर तक बोल रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, हे मोहन यहाँ आओ, हे मोहन, खूब देर तक आपने बोला, तो वो ध्वनियां क्या कही जाएंगी, प्लुत ध्वनियां कही जाएंगी। टेट में तो डायरेक्ट पूछा था कि ओम क्या है, ओम कौन सा स्वर है, एक बार पूछा भी जा चुका है। तो ओम यानी प्लुत स्वर है, ओम यानी प्लुत स्वर है। अब देखिए कहने का मतलब स्वर के भेद कितने हैं, 3। स्वर के भेद कितने, 3। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व में कौन कौन से आएंगे, अ ई उ री। दीर्घ में कौन कौन से आएंगे, आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत में कौन सा आएगा, प्लुत में ओम आएगा। इसके बाद अब ये आपको समझना है, इन्हें एक मात्रिक स्वर क्यों कहा गया, द्विमात्रिक स्वर क्यों कहा गया और त्रिमात्रिक स्वर क्यों कहा गया। क्योंकि पहले मात्रा मापन का जब व्याकरण रचा गया था
पाणिनि के समय जो वैदिक मुनि ऋषि थे सब थे, उस समय मात्रा मापन का कोई यंत्र नहीं था। जैसे आज मात्रा मापन के डेसिमल आदि यंत्र हैं, लेकिन उस समय कोई यंत्र नहीं था, इसलिए मात्रा मापन के लिए कोई यंत्र नहीं था। उन्होंने मात्रा के आधार पे इनको माप लिया, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। कहने का मतलब जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय अल्प आयु की आवश्यकता पड़े, यानी जिनको बोलते समय एक मात्रा का समय लगे, उन्हें क्या बोला गया, उन्हें एक मात्रिक बोला गया। जैसे जिनको बोलते समय दीर्घ मात्रा का समय लगे, एक मात्रा से ज्यादा समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, उन्हें बोला गया द्विमात्रिक। जैसे आ, जिनको बोलते समय दो मात्रा से ज्यादा समय लगे, यानी तीन मात्रा का समय लगे, उन्हें क्या कहा गया, त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर कहा गया। त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर, यानी स्वर के भेद तीन। कभी पूछ सकता है उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो उच्चारण काल के आधार पर भी स्वर के तीन भेद हैं। कौन कौन से, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, यानी एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। इसी को ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। अब देखिए यहीं पे आपसे पूछा जाता है, अंशु भाई सुनो करिए। अयोग वाह, ये जो तीन चीजें हैं आपकी, अंग और अह को क्या करते हैं, अंग और अह को अयोगवाह बोलते हैं। अंग और अह को क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। यानी ये आपका क्या बोला जाएगा, अनुस्वार बोला जाएगा, और ये आपका क्या बोला जाएगा, विसर्ग बोला जाएगा। अनुस्वार और विसर्ग। कभी पूछ सकता है कि अनुस्वार को क्या बोला जाता है, तो अनुस्वार को भी क्या बोला जाता है, अयोगवाह बोला जाता है। विसर्ग को क्या बोला जाता है, तो विसर्ग को भी अयोगवाह बोला जाता है। यानी आपका अयोगवाह कौन से कहलाएं, अयोगवाह दो कहलाएं, अंग और अह। अंग और अह क्या है, अयोगवाह है। किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें क्या कहा, कि कौन अयोगवाह किसने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने, किशोरीदास वाजपेयी ने, किशोरीदास वाजपेयी ने इसे क्या कहा, अयोगवाह कहा। किशोरीदास वाजपेयी ने इसे क्या कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने इसे अयोगवाह कहा। अंग और क्योंकि इनका योग नहीं होता, वहन नहीं होता, तब भी ये है। जैसे आप बोलेंगे अंग, न ये पूर्ण रूप से स्वर है न पूर्ण रूप से व्यंजन है। आपसे इतना ही पूछता है हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी, दो। कौन कौन से, अंग है यानी अनुस्वार और विसर्ग आपके क्या है, अयोगवाह है। जैसे ही आप बोलेंगे अंग, अ के बाद तुरंत ग, अंग, ग की ध्वनि आ रही है, अंग यानी अ के बाद तुरंत व्यंजन की ध्वनि आ गई, तो न स्वर कहलाए और न ये आपके क्या कहलाए, व्यंजन कहलाए। लेकिन जैसे आपने बोला अह, अह, तो अ के बाद ह की ध्वनि आ रही है, अ पहले अ, इसके बाद ह, इसलिए इनको क्या कहा गया, अयोगवाह कहा गया। तो आज की वीडियो यही से समाप्त होती है। इसके बाद जैसे ही हम पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण, फिर व्यंजन में चलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और क्या कहते हैं कि जैसा भी वीडियो जो लगे तुरंत कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।